Hi guys, welcome back to another series episode 4 Target High book revision series episode 4 part 2, and topic is disorder of gastrointestinal system. In the last video we covered the gastrointestinal system full from mouth to anus, anatomy and physiology both. Now we covered the disorders of gastrointestinal system, and we start from disorder of lip, mouth and gums. मीन्स ओवरऑल माउथ कवर्ड कर रहे हैं जिसमें लिप्स एंड गम्स दोनों आ गए हैं. अब जो firstly we have covered only names, not description, because it is not in that type of important पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके आपको नेमिंग्स याद होने चाहिए. और इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं इनको आपको ओरली बता दूंगा. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर. ये स्पेलिंग आप समझ लेना, CHANCRE, चैनकर 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 नाम है इसका. ठीक है, तो ये है redund circumscribed lesion that ulcerate and become crusted. It is the primary lesion of sphial and is contagious. मतलब इसमें इंटरवेंशन हम एंटीबायोटिक देते हैं. मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की. ठीक है, इसमें हम इंटरवेंशन एंटीबायोटिक देते हैं और कोल्ड सोक टू लिप एंड माउथ केयर इसमें प्रोवाइड करते हैं. सेकंड आता है ल्यूकोप्लेकिया. ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है कि वे वाइट पैचेस हो जाते हैं इन द बकल म्यूकोसा विच आर यूजुअली पेनलेस, जो कि पेनलेस होते हैं, लेकिन इसमें वाइट पैचेस हो जाते हैं हमारे. अब इसमें इंटरवेंशन क्या देते हैं? इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कंसल्ट डॉक्टर इफ इट इज़ persisting from more than 2 weeks. Okay, then third is हेरी ल्यूकोप्लेकिया. अब इसमें जो सेकंड वाला है इसमें हमारे वाइट पैचेस आ रहे थे, लेकिन हमारा जो थर्ड है हेरी ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैचेस विद हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मोस्ट कॉमनली occurs along the lateral border of tongue. ठीक है, टंग के बॉर्डर की तरफ इनको देखने को मिलते हैं. ये इसमें हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वाइट पैचेस. एंड फोर्थ वन आ जाता है हमारे पास हमारा ओरल लीशन प्लैंक्टन, white papillae which are painful and usually ulcerated. It may develop any malignancy. ये मैलिग्नेंसी भी डेवलप कर सकता है, जो हमारा फोर्थ वाला है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैंडिडाइसिस. कैंडिडाइसिस चीज़ी वाइट प्लेक that looks like milk curd. It rubbed, it will be bleed. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें हमारे कैंडिडा एल्बिकसन है, जो कि फंगस है. एक फंगस के द्वारा ये हमें होता है. ठीक है, ये डिसऑर्डर. एंड नेक्स्ट सिक्स्थ कैपोओसी सार्कोमा. इसमें क्या होता है? अपेयर्स फर्स्ट इन द ओरल म्यूकोसा एंड रेड, और रेड हो जाता है, पर्पल हो जाता है, और ब्लू लीजन्स इसमें मिलते हैं हमें. सीन इन पेशेंट विद HIV इन्फेक्शन. ये हमें HIV इन्फेक्शन पेशेंट के उसके अंदर मिलता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. फिर हमारा आता है सेवेंथ जिंजीवाइटिस. जिंजीवाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स के इन्फ्लेमेशन को हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है डेंटल प्लेक. जेल लाइक सब्सटेंस एडहियर टू द टीथ. एक जेल लाइक सब्सटेंस टीथ में फंस जाता है, इस तरीके से शो करता है, येलो कलर होता है थोड़ा सा. तो ये हमारा डेंटल प्लेक में होता है. फिर हमारा आता है पेरीएपिकल एपेक्सिस, जो भी एब्सेस्ड टूथ विद कलेक्शन ऑफ पस इन द एपिकल डेंटल पेरियोस्टियम. इसमें हमारा जो पस फॉर्मेशन है वो हो जाता है इस वाले में. ये दोनों भी हो गए. देन हमारा आता है 10th नंबर पे पैरोटिडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड.
मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म टू स्टेफाइलोकोकस ओरिस एक्सेप्ट मम्स को छोड़कर, ठीक है। अब इसमें हमें इंटरवेंशन क्या देना होता है, गुड ओरल हाइजीन एंड डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन विच डिमिनिश सलाइवेशन, एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स आर ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। अब हमारा दो तीन चार चार और बचते हैं, जो कि है सलाइवेडेंटिस, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड, एंड नेक्स्ट वन इज सलेवरी कैलकुलाई बन जाता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग सबमेंडिबुलर ग्लैंड इस वाले में। एंड हमारा आ जाता है जीरो स्टोमिया क्या होता है, ड्राई माउथ हो जाता है। और लास्ट वन इज स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल या फिर बक्कल म्यूकोसा। अब इसमें हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं पीरियोडिक माउथ केयर, इसमें हम पीरियोडिक माउथ केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है और नहीं भी, बट हमें पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा एक दोहरे से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ विंसेंट इन्फेक्शन के बारे में, आपने सुना होगा। इन्फेक्शन में ऐसे लिखूंगा तो समझ जाना, ठीक है। अब विंसेंट इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज ट्रेंच माउथ, ओके। ट्रेंच माउथ भी बोलते हैं इसको। एंड विंसेंट इन्फेक्शन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द गम्स, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है गम्स को, तुम्हारे गम नहीं, गम्स, ठीक है। एंड इट इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग फूसा बैक्टीरियम, न्यूक्लियटम एंड बोरुलिफिन बोरिला बैक्टीरिया, ठीक है। The infection is characterized by bleeding gums, bad breath and painful ulcer in the mouth। अब ये कैसे डिस्क्राइब होते हैं ये और पढ़ लीजिए, इनकी कैसे पता चलता है, ठीक है। तो इसमें इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग गम्स, एंड पेनफुल अल्सर्स, ओके, एंड बैड ब्रीथ, पेनफुल अल्सर इन माउथ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया ये। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस, यहाँ से हमारा असली खेल स्टार्ट होता है गाइस। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना ये वाली बात। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो वो तो बात की बात है, लेकिन इसी बहाने आप इसको रिवाइज कर लेना, पूरी वीडियो देख के पूरा जो मैंने आपको बताया है एक वीडियो में मैं आपको पूरी ही टारगेट हाई बुक का टॉपिक्स रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, चाहे आप सब्सक्राइब करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ आपको आना चाहिए, आप चैनल पे आए हो तो कुछ आपको फ़ायदा मिलना चाहिए इसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप जुड़ रहे हो साथ में, और नहीं भी जुड़ रहे तो आपको कुछ आना चाहिए, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। सो अब हम करेंगे डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस। तो सबसे पहले कंडीशन जान लेते हैं क्या क्या होती है। कंडीशन आती है हमारे पास फर्स्ट, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया में क्या होता है,
डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग, मतलब कि सटकने में दिक्कत होती है, अगर कुछ भी वो स्वैलो करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट डिसऑर्डर इसमें ही है हमारा, इसोफेगस में ही, ओडीवाई एनोफेजिया। ओडिनोफेजिया, इसमें क्या हुआ, पेनफुल स्वेलोइंग होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्पेप्सिया, थर्ड। डिस्पेप्सिया में क्या होता है, हमें इनडाइजेशन होता है, इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट और पेन इन द अपर एब्डोमेन, मतलब इनडाइजेशन बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास फोर्थ, एक्लेसिया। इसमें क्या होता है, इनफेक्टिव पेरिस्टालसिस इन द डिस्टल इसोफेगस एंड फेलियर ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, मतलब इसमें स्फिंक्टर जो होता है हमारा वो रिलैक्स नहीं हो पाता, ठीक है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो इनफेक्टिव होता है डिस्टल इसोफेगस में, मतलब इसोफेगस के नीचे वाले पार्ट में। मान लीजिए कि यहाँ पे इसोफेगस है ये पूरा, तो इसके डिस्टल यहाँ नीचे वाले पार्ट में दिक्कत होने चले चालू हो जाएगी, मतलब क्या होगा, इनफेक्टिव होगा। इनफेक्टिव पेरिस्टालसिस। ओके, सो नेक्स्ट हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है। हाइटियल हर्निया। ओके, तो हाइटियल हर्निया क्या होता है, इसोफेगस एंटर्स इनटू द स्टमक थ्रू एन ओपनिंग इन द डायफ्राम नोन एज हाइटियस। अगर जैसे इसोफेगस एंटर करता है स्टमक में, जैसे कि आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, ये इसोफेगस है और ये यहाँ पे है स्टमक, समझ लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटर कर दिया ना, यहाँ पे इसको ही बोल रहे हैं हम, इस लेयर को यहाँ पे हाइटियस। एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे ये स्वेलन हो जाता है तो इसको हर्निया बोल देते हैं। ओके, तो पढ़ लेते हैं, इन हाइटल हर्निया दिस ओपनिंग बिकम्स लार्ज एंड अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक मूव्स इनटू लोअर थोरेक्स। अब जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक मूव्स इनटू लोअर थोरेक्स, मूव्स इनटू लोअर थोरेक्स। ये कंडीशन होती है इसमें। अब ये टू टाइप्स का होता है, अगर देखो गाइस थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा डीप नॉलेज ले रहे हो आप, ठीक है। तो आप इसको 2x पे भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ऐसी बात है। तो टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज टाइप वन और स्लाइडिंग, टाइप वन और स्लाइडिंग बोलते हैं इसको, एंड द सेकंड वन इज टाइप टू
और पैराइसोफेजियल। ठीक है, तो टाइप वन और स्लाइडिंग और पैराइसोफेजियल टाइप टू। टाइप वन पढ़ लेते हैं। अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन आर डिस्प्लेस्ड एंड मूव इन एंड आउट ऑफ द थोरेक्स। तो ये क्या करेगा, ये कभी कभी मूव करेगा इनसाइड, कभी करेगा आउटसाइड ऑफ द थोरेक्स। ठीक है। एंड टाइप टू में क्या होगा, ऑल पार्ट ऑफ द स्टमक मूव बी साइड द इसोफेगस। जो इसोफेगस के बी साइड ये मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें लिख दे बी साइड ऑफ इसोफेगस। ठीक है, इसमें इन और आउट, इन और आउट, कभी इन कभी आउट। ठीक है, दोनों टाइप हो गए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हार्ट बर्न होगा, इसमें रिगर्जिटेशन होगा, डिस्फेजिया होगा। रिफ्लेक्स इज मोर कॉमनली सीन इन स्लाइडिंग टाइप। एंड असिसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे वगैरह करेंगे। ठीक है, और बेरियम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा मैनेजमेंट में। एमजीटी मैनेजमेंट से समझ लीजिएगा। तो इसमें स्लाइडिंग हर्निया में क्या करेंगे हम, एलिवेशन ऑफ हेड एंड ऑफ द बेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग इज नीडेड। जब भी वो खाना खाएगा या फीड करेगा तो हम हेड एंड को, जो हेड एंड है उसका, सिर का जो एंड है उसको एलिवेट कर देंगे ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फीडिंग whenever needed। ठीक है, सर्जरी इज नीडेड फॉर परमानेंट करेक्शन ऑफ स्लाइडिंग हर्निया। इसमें फर्स्ट वाले में स्लाइडिंग हर्निया में परमानेंट, अगर उसको रिलैक्सेशन पाना है इससे तो उसको सर्जरी करवानी पड़ेगी। ओके, एंड दिस पैरा इसोफेजियल हर्निया में इमरजेंसी सर्जरी इज नीडेड टू करेक्ट टॉर्सन। सेकेंड वाले में परमानेंट इमरजेंसी सर्जरी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वी हैव इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम में क्या होता है कि आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोजल एंड सबम्यूकोसल लेयर थ्रू द वीक मस्कुलरिस पोर्शन। तो इसमें क्या होता है, इसोफेजियल में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बाहर की तरफ को, तो उसी को हम बोलते हैं आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोजल एंड सबम्यूकोसल लेयर। और ये क्या, ये किसकी वजह से होती है, ये वीक मस्कुलरिस पोर्शन की वजह से होती है। जो वीक मस्कुलरिस है पोर्शन, उसकी वजह से होती है ये। ठीक है, अब इसमें दो आते हैं, जेनकर्स डाइवर्टिकुलम और पैरा इसोफेजियल डाइवर्टिकुलम, मोस्ट कॉमनली सीन इन द अपर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। ये जो हमारा जेनकर्स डाइवर्टिकुलम है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, किसमें, अपर पोर्शन ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। ठीक है, एंड फिर आ जाता है हमारे पास इपीफेरेंडिक डाइवर्टिकुलम, लार्जेस्ट डाइवर्टिकुलम है, which is seen in the lower portion of the esophagus just above the diaphragm। और जो हमारा सेकंड है वो है इपीफेरेंडिक, ये लोअर पोर्शन में होता है ऑफ इसोफेगस। ठीक है, अब इसमें असेसमेंट वगैरह हम डायग्नोसिस वगैरह बेरियम स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसोफेजियल मैनोमेंट्री करते हैं टू रूल आउट
मोशन डिसऑर्डर। अब हम पढ़ देंगे सीधा GERD। आपका सबका फेवरेट मुझे लग रहा है टॉपिक है GERD, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, मतलब आता ही आता है क्वेश्चन। GERD, तो GERD क्या होता है आपको पता ही है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जिसको हम GERD के नाम से जाते हैं। ये क्या है, बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक और डिडोनल कंटेंट इनटू द इसोफेगस। ये क्या कर देता है, बैकफ्लो कर देता है गैस्ट्रिक और इसोफेजियल कंटेंट को, किसमें, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट को, सॉरी, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट को इसोफेगस में बैकफ्लो कर देता है, को हम बोलते हैं GERD। अब इसकी कोजेस क्या क्या हैं, और इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट, अपने काम को नहीं कर पा रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को आप कार्डिक स्फिंक्टर के नाम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। देन पाइलोरिक स्टेनोसिस और ड्यू टू मोटिलिटी डिसऑर्डर। अगर मूवमेंट उसका सही नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर उस वो काम करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, तो ये दिक्कत हो सकती है। देन हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कोजेस तो आपने पता कर ही लिए, ठीक है। कोजेस मैंने आपको बताए हैं अभी, इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डिक स्फिंक्टर इसको बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस और ड्यू टू मोटिलिटी डिसऑर्डर। ये आप राइट डाउन कर लेगा जो जो मैंने बोले हैं, ठीक है। फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, CM, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें हार्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न, और डिस्पेप्सिया, एंड हमारा डिस्फेजिया, और इसोफेगाइटिस। ओके, ये सब हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या क्या होती है, एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं इसमें, एंडोस्कोपी, और बेरियम स्वेलो करेंगे, ताकि टू इवेलुएट द डैमेज ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एम्बुलेटरी इसोफेगियल पीएच मॉनिटरिंग टू इवेलुएट डिग्री ऑफ एसिड रिफ्लेक्स कितना है। फिर मैनेजमेंट में हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, एनकरेज लो फैट डाइट, अवॉइड कैफीन, टबैको, बियर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस और मिल्क, अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग 2 hours before the bedtime, maintain normal body weight, avoid tight fitting clothes, elevate the head end of the bed and elevate upper part of the body over a pillow, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब इसमें हमारा क्या, H2 हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डिक्रीज एसिडिटी करेगा, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी, तो इसमें क्या है, रेनिटिडीन दे देंगे, ठीक है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे, डिक्रीज एसिडिटी एंड इंक्रीज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन। अब गैस्ट्रिक एम्पटिंग करेंगे, ठीक है। सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें रैपिंग ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस अराउंड द स्फिंक्टर एरिया ऑफ द इसोफेगस। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, जो कि इसमें है, घबराइए मत, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इसोफेगस।
ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप टारगेट हाई बुक को खरीद कर उसमें भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको डबल डबल रिवाइज हो जाए। एक तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको, ये वीडियो देखने के बाद तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा मे बी, बट आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप एक बार बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इसोफेगस में क्या होता है? Leiomyoma is the most common type of benign esophageal tumor, and adenocarcinoma is the most common type of malignant tumor of esophagus. अब देखो मैंने दो आपको बताया, तो बिनाइन में कौन सा आ जाता है? लियोमायोमा। ठीक है, एंड जो हमारा मैलिग्नेंट है उसमें आता है हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा। तो ये याद कर लो। ओके, हमारा डिस्फेजिया इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ इसोफेगल कैंसर। तो डिस्फेजिया जो है हमारा सबसे फर्स्ट इसोफेजियल सिम्टम है टू डिनोट कैंसर। डिस्फेजिया, ठीक है, ये फर्स्ट सिम्टम है। नेक्स्ट डिसीज वी हैव, डिसऑर्डर वी हैव गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, या इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉजेज हैं इसके, causes use of aspirin, NSAIDs, excessive alcohol intake, radiation therapy, bi- bile reflex, and microorganisms such as pylori, H. pylori. ठीक है, gastric mucosa becomes edematous, hyperemic, hyperemic, and undergoes erosion. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव पेप्टिक अल्सर डिसीज। इसको नोट कर लेते हैं। पेप्टिक अल्सर डिसीज। So next we have peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease is the erosion of the mucosal wall of stomach, duodenum, or in the esophagus. Based upon the location, it is also called esophageal ulcer, gastric ulcer, और duodenum ulcer. तो इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर और मेनली ड्यूडेनल अल्सर मिलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर इज मोर कॉमनली सीन इन ड्यूडेनम, सबसे ज़्यादा ड्यूडेनम में मिलती है। ठीक है, और इसमें तीन अल्सर मिलते हैं, मैंने आपको बताया कि इसोफेजियल अल्सर, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक अल्सर, और हमारा ड्यूडेनल अल्सर, और सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन, ड्यूडेनल। ठीक है, एब्डोमेन पेन विद बर्निंग सेंसेशन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है हमारा एब्डोमेन पेन होता है, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। ओके, तो कॉजेज क्या है हमारे पास? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसे बोलते हैं, एनसेड, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हिस्टामिन ब्लॉकर सच एज
ranitidine or cimetidine is used to decrease gastric acid production. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये मैनेजमेंट में देते हैं इसका, ठीक है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एंटायर स्टमक and some portion of the esophagus attached to it, and jejunum or duodenum, so it is called esophageal jejunectomy और esophagus duodenectomy। मतलब इसमें jejunum और duodenum दोनों को ही निकालना पड़ता है, तो इसको esophagus के साथ साथ, तो इसको बोलते हैं esophageal jejunectomy और esophageal duodenectomy, vagotomy, removal of vagus nerve supply, gastric resection, removal of the lower portion of the stomach, usually along with vagotomy. It is called enterectomy. These are the management and surgical managements. Now we have gastrointestinal bleeding. What is gastrointestinal bleeding? It is next. Gastrointestinal bleeding from any part of the GI system is known as GI bleeding। gastrointestinal bleeding मतलब bleeding कहीं भी हो रही हो GI सिस्टम में, तो उसको हम gastrointestinal bleeding बोलते हैं, या फिर GI bleed। ओके। कॉजेज हमारा पेप्टिक अल्सर डिसीज हो सकता है, कॉजेज हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज, एंड esophageal varices, diverticular disease, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ट्यूमर्स, ये सब हमारे डिसीज कॉजेज हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कॉफ़ी ग्राउंड वोइटमस वोमिटस। जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटस, ओके, bloody maroon colored or black and tarry stools, anemia in case of chronic GI bleeding। Treatment depends on location, gastric lavage है तो and a suggestion Blackmore tube is control bleeding for esophageal varices। अब next we have dumping syndrome। dumping syndrome also called rapid gastric emptying, इसको हम बोलते हैं रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है। occurs when food moves from stomach to the intestine too quickly। अगर बहुत जल्दी हमारा फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में चला गया है तो इसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। इट इज़ one of the major complication of patients who underwent partial or complete resection of stomach। The symptoms occur because of the rapid distension of jejunal loop to stomach, and manifestations इसके sensation of fullness, weakness, faint, dizziness, palpitation। These are the manifestations। Prevent education or patient education to prevent dumping syndrome is avoid sugar, salt and milk।
सॉल्ट, शुगर एंड मिल्क, ये चीज़ इसको अवॉइड करनी है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ईट स्मॉल मील्स एंड अवॉइड कंज्यूमिंग फ्रूट्स अलोंग विद मील्स। अगर आप कुछ फूड खा रहे हैं तो उसके साथ कोई भी लिक्विड पार्ट नहीं लेना है, ये फ्रूट्स नहीं ले लें, क्योंकि मील के साथ फ्रूट्स नहीं लेने हैं। लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद लाई डाउन हो जाना है। ठीक है, अब हमारा आता है अपेंडिक्साइटिस। Appendicitis. Appendix is a small finger-like projection attached to cecum below ileocecal valve. Inflammation of this projection is known as appendicitis. तो इसके अपेंडिसाइटिस हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लो ग्रेड फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर आप साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट होता है, एलिवेशन ऑफ WBCs अगर होता है तो ये दिक्कत होती है। एब्डोमिनल एक्सरे होता है, USG होता है और CT स्कैन होता है। इसमें USG, CT स्कैन एंड एक्सरे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और एलिवेशन ऑफ WBC अगर एलिवेट होती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट में हम सीधा अपेंडेक्टोमी कर देते हैं। MGT में क्या करेंगे, अपेंडेक्टोमी काट के उसे निकाल देंगे बाहर। ठीक है, हमारा आएगा पेरिनेक्टोनेटाइसिस। क्या है भाई, इसकी स्पेलिंग पढ़ लेना भाई, थोड़ा सा ऐसी कभी कभी कोई से वर्ड ऐसे हो जाते हैं। पेरी, TONTI, सॉरी, मैं भी तो इसलिए कह रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है भाई। पेरी, TONTIS, पेरिटोनाइटिस जो भी है ये। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम, द सेरोसा मेम्ब्रेन कवरिंग द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, कंटेंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन लीक्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एज द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, परफोरेशन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। तो इसमें क्या होता है, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम, और इसमें अभी बताया मैंने, कंटेंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन लीक्स। कंटेंट ऑफ एब्डोमिनल, एब्डोमेन का कंटेंट जो होता है वो लीक हो जाता है। किस में लीक हो जाता है, एब्डोमेन कैविटी में, और जिसकी वजह से ट्रॉमा, परफोशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब मैनिफेस्टेशन में डिफ्यूज पेन इन द एब्डोमेन बिकम्स constant and localized. Movement may aggravative the pain, rebound tenderness and paralytic ileus may be present. डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, एक्सरे, शो एयर एंड फ्लूइड लेवल, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड टू आइडेंटिफाई द कोज। ठीक है, मैनेजमेंट में फ्लूइड कोलाइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इज द मेजर फोकस ऑफ मैनेजमेंट। Lung expansion and is compromised due to the compression of intra-abdominal fluid over the lungs। ठीक है, मैसिव एंटीबायोटिक थेरेपी चलाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट इज नीडेड इफ पेरिनेफ्राइटिस अकर एज द रिजल्ट ऑफ अपेंडिक्टाइटिस, परफोरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। अब आई हमारी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज।
बहुत सारे डिसीज हमने अभी तक कवर कर ली है। अब हम चलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। IBD मेनली रेफर टू टू डिसीज कंडीशन, दो डिसीज कंडीशन आती है इसमें। सबसे पहली आती है, फर्स्ट वन इज रीजनल enteritis, and second one is ulcerative colitis। ओके, अब इसमें हमारा क्रोन्स डिसीज और ग्रेनुलोमेलाटोस कोलाइटिस। दीज आर टू डिसीज हैव समराइज एज फॉलोज। अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रीजनल एंटराइटिस में क्या होता है, कॉमनली अकर्स अमंग एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट। ये हमारी एडोलेसेंस में होती है और यंग एडल्ट। ठीक है, और ये हमारी पीक इंसिडेंस एज 30 to 50 ईयर्स, 30 to 50 ईयर्स। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है उसमें इट इज़ अकर एनीवेयर अलोंग द GI ट्रैक्ट बट मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग इलियम एंड कोलोन। ये इलियम और कोलोन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। और जो सेकंड वाली है ये स्टार्ट फ्रॉम रेक्टम, रेक्टम से स्टार्ट होती है और कोलोन तक जाती है। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो न्यूट्रिशनल थेरेपी चलाते हैं। लो रेसिड्यू हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट विद सप्लीमेंट्री विटामिन एंड आयरन थेरेपी। फूड आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डायरिया आर ऑफन अवॉइडेड, जो कि डायरिया कॉज करते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी हम सेडेटिव एंड एंटी डायरियल एंड एंटी पेरिस्टालिक टू गिव रेस्ट टू द इन्फ्लाम्ड बाउल। ये सब हम सर्जिकल मैनेजमेंट में करते हैं कि टोटल कोलोनोटोमी एंड इलिएक्टोमी। Colon is completely removed and the opening is created in the ileum as a stoma on the abdominal wall. Total colectomy with content ileectomy. Colon is completely removed and ileal reservoir knock pouch is created। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे intestinal obstruction। What is intestinal obstruction? Intestinal obstruction is the blockage or obstruction in the intestinal tract which prevents the normal flow of content via intestine. Two types of obstruction can be there are follows: mechanical obstruction, functional obstruction। दो टाइप्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक मैकेनिकल और एक फंक्शनल। मैकेनिकल में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू प्रेशर ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल। फंक्शनल में इंटेस्टाइनल मस्कुलेटिव कैन नॉट propel the content through the bowel। ये फंक्शनल हो जाती है। तो इनमें दो टाइप्स हमने पढ़े, मैकेनिकल और फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हर्निया।
हर्निया क्या होता है, अब इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम। तो प्रोट्रूशन ऑफ एन organ through weakened wall containing it, hernia. Protrusion of an organ through weakened wall containing it. ओके, अब इसमें हम टाइप्स ऑफ हर्निया पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हर्निया, सबसे पहला आता है हमारे पास रेड्यूसिबल, फिर आता है हमारे पास सेकंड वन इज इरेड्यूसिबल, थर्ड आता है इनकैरसिनेटेड, फोर्थ आता है ऑब्स्ट्रक्टेड, फिफ्थ आता है स्ट्रेंगुलेटेड, सिक्स्थ आता है हमारे पास इंजूनियल हर्निया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फीमोरल हर्निया, नेक्स्ट आता है हमारे पास अम्बिलिकल हर्निया। तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, कंटेंट इन द हर्निया sac can be pushed back, सेकंड वाले में कंटेंट इन द हर्निया sac can't be pushed back, थर्ड वाले में एडिशन बिटवीन हर्निया sac and its content reduction is difficult, there is no obstruction of blood supply, द फोर्थ वाला है herniation leads to obstruction of the bowel, blood supply remains intact, फिफ्थ वाला है blood supply to the hernia sac is compromised, if surgery repair it not done, hernia sac will become gangrenous, inguinal hernia content in the abdominal cavity protrude through the inguinal canal abdominal wall, content last content protrude through the weak portion of the inner thigh femoral hernia, and umbilical hernia protrusion of the content occurs at the umbilicus. Next we have another डिसीज कंडीशन, हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। Hemorrhoids are swollen vein in the anal canal caused by the chronic excessive pressure from stirring, straining during a bowel movement, persistent diarrhea और प्रेगनेंसी। ये सब इसकी डेफिनेशन है। जो हर्निया हेमोरॉइड्स आर swollen
वेन होती है, स्वेलन वेन हो जाती है इसमें। और इन द एनल कैनाल, किसमें? एनल कैनाल में। ओके। एंड बोवल मूवमेंट एंड परसिस्टेंट डायरिया और प्रेगनेंसी के दौरान ये सब होता है। टाइप्स होते हैं हमारे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल हेमोरॉइड्स आर यूजुअली पेनलेस। दे देयर मे बी ब्राइट red rectal bleeding during or following a bowel movement. The fresh blood typically covers the stool, is on the toilet paper, or drip into the toilet bowl. ट्रीटमेंट इसमें हम अवॉइडिंग constipation, not straining during bowel movements, using elastic bands to pull the internal hemorrhoids back into the rectum. Surgery is needed only for a small number of patients with very large, painful and persistent hemorrhoids. तो ये इंटरनल हेमरेट्स की बात हो गई। इंटरनल हेमरेट्स में मैंने एक चीज़ और आपको बताई है कि ये पेनलेस होता है। अब एक्सटर्नल हेमरेट्स आर द वेन्स दैट लाई just under the skin on the outside of the anus when thrombosent hemorrhoids may be very painful। अब इसमें हमारा पेनफुल होता है, इसमें हमारा पेनलेस होता है। दो चीज़ हमने पढ़ी। अब हम एक्सटर्नल का ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। रिमूविंग द क्लोट इन द वेन अंडर लोकल एनेस्थीसिया नोन एज हेमोरॉइडेक्टोमी। ठीक है। It is the gastric outlet pyloric obstruction that occurs as a result of hypertrophy and hyperplasia of the muscular layer of the pylorus। ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक इज हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है? मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ लेते हैं इसके। नॉन bilious projectile vomiting, dehydration and electrolyte imbalance, olive-like mass or palpation of the right upper quadrant of the abdomen, left or right peristaltic movement across the abdomen. Investigation, physical examination and radiological examination, investigations, USG X-ray। अब हमने इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है इसमें। ठीक है। और डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है इसमें। एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन एक्सरे करा है, यूएसजी करा है, एक्सरे फिल्म विद पेशेंट हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? पाइलोरेमेक्टोमी कर देंगे, इज नोन एज रेमस्टेल्ट प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? मैनेजमेंट में क्या करेंगे अगर हम पाइलोरेक्टोमी करते हैं तो उसको बोलते हैं RAMSTEBTS, रेमस्टेड्स प्रोसीजर। इसको नोट कर लेना। ठीक है। अब हम करेंगे डाइवर्टिकुलर डिसीज को डिफाइन। डाइवर्टिकुलर डिसीज क्या होती है? पाउच लाइक bulging in the GI tract is known as diverticular disease and is more commonly found in sigmoid colon। Diverticular
डाइवर्टिकुलर डिसीज जो कि मोस्ट कॉमन होती है सिग्मोइड कोलोन में। क्वेश्चन आपको ऐसे ही रखा मिलेगा भाई, देखो कि डायवर्टिकुलर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन में सबसे ज़्यादा फाउंड होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। सर्जिकल रिएक्शन इज affected part in the management. Colonostomy is the temporary management of the condition. Clinical manifestation lower abdomen pain, bleeding per rectum. Complications क्या होती है? Abscess formation, peritonitis, perforation, fistula, bleeding, diverticulitis, ठीक है। ट्रीटमेंट में कंज्यूम डाइट हाई फाइबर डाइट। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? हाई फाइबर डाइट, फ्रूट्स देंगे, वेजिटेबल्स एंड लिमिट रेड मीट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट डिसीज, कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का एक टाइप है। इट रेफर्स मोर देन ट्वाइस एज मैनी पीपल एज rectal cancer. Clinical manifestation include bowel pattern changes and melena. Diagnosis में एब्डोमन एब्डोमिनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, बायोप्सी भी करते हैं इसमें, बायोप्सी करते हैं, बेरियम एनीमा करते हैं। ओके। ट्रीटमेंट में हम सपोर्टिव थेरेपी इंक्लूड कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, और रेडिएशन थेरेपी, ईटीसी, और भी बहुत सारी थेरेपी देते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हेपेटिक बाइलरी सिस्टम। हेपेटिक बाइलरी सिस्टम क्या होता है? एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल रिव्यू ऑफ द हेपेटिक बाइलरी सिस्टम एंड पेनक्रियास। सबसे पहले लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। पहले हेडिंग डाल देते हैं भाई ताकि आपको पता चल जाए क्या पढ़ रहे हैं हम। हेपेटिक बाइलरी सिस्टम, ओके। इसमें हम लीवर पढ़ रहे हैं सबसे पहले। लीवर क्या है? Liver is the largest gland in the body, located in the right upper quadrant. It weight about 1500 ग्राम। 1500 ग्राम का इसका वेट है और डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, 4 लोब्स में डिवाइडेड है, ओके। लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, और लोब्स जो हमारे ये फर्दर डिवाइड होकर लोब्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट बाइल डक्ट कॉल्ड caniculi are located between the lobules of liver. Caniculi carry bile secreted by hepatocytes to the large bile duct. अब लीवर के पार्ट्स होते हैं, लीवर, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, इसमें बहुत सारी डक्ट होती हैं, ठीक है। राइट हेपेटिक डक्ट,
गोल ब्लेडर इसके साथ होता है अटैच्ड, ड्यूडेनम, पैनक्रियाटिक डक्ट, स्फिंक्टर ऑफ ओडीईआई, ये सब चीज़ें इसके पार्ट होते हैं। फंक्शंस इसमें क्या क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ लेते हैं हम। फंक्शंस ऑफ लीवर, फंक्शंस ऑफ लीवर में क्या होता है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है, अमोनिया कन्वर्जन करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, फैट मेटाबॉलिज्म, विटामिन एंड आयरन स्टोरेज करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि ये ग्लाइकोलाइसिस करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और अमोनिया कन्वर्जन। फिर इसमें आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद फैट मेटाबॉलिज्म, उसके बाद विटामिन एंड आयरन स्टोरेज करता है। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, बाइल फॉर्मेशन, ये सब भी इसके ही काम है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास हमारा गोल ब्लैडर। भी इसके साथ साथ सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कवर हो रही है। ठीक है, गोल ब्लैडर, इट इज अ pear shape organ, 7.5 to 10 centimeter in size। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ गोल ब्लैडर इज 30 to 50 ml। गोल गोल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू कॉमन बाइल डक्ट बाय द सिस्टिक डक्ट। ये बाइल डक्ट से कनेक्ट होता है बाय द सिस्टिक डक्ट। ओके, टू स्टोर बाइल, इसके फंक्शंस पढ़ लीजिए। के फंक्शंस हैं टू स्टोर बाइल। अब देखो बाइल बनता तो है लीवर में, लेकिन स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, वाटर कंटेंट ऑफ द बाइल इज अब्sorbed by the gallbladder and will during storage, and the bile becomes 5 to 10 times contracted, concentrated, 5 to 10 times concentrated हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन। ये बोथ फंक्शन करता है, कौन कौन से? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, secretions of pancreatic juice via pancreatic duct represent endocrine function. Alpha cell of the pancreas produce glycogen, and beta cell of pancreatic islets, islet नहीं भाई, islets produce insulin। ठीक है, अब देखो पैनक्रियाटिक, इसमें थोड़ी दो चीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं समझने के लिए। पैनक्रियाज ग्लाइकोजन
प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे पैनक्रियाटिक आइसलेट्स प्रोड्यूस इंसुलिन। देखो कितनी बढ़िया बात है। पैनक्रियाटिक एंजाइम आर एज फॉलोज। पैनक्रियाटिक एंजाइम आप पढ़ लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, नेक्स्ट वी हैव पैनक्रियाटिक लाइपेज, फिर आता है फोस्फोलिपिडेज, फिर आता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, एंटरेज, ठीक है। डायग्नोसिस टेस्ट हमारा लीवर फंक्शन एल होता है, इसमें के एल होता है, हाँ एल लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर बायोप्सी, ये सब इसमें टेस्ट होते हैं। डिसऑर्डर एंड डिसीज ऑफ हिपेटोबाइलरी सिस्टम, जॉइंडिस, जॉइंडिस होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जॉइंडिस आपको पता है when the bilirubin level in the blood is elevated, all the body tissues such as sclera of the and skin becomes yellowish or greenish येलो, ये जॉन्डिस होता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन obstructed blood flow through the liver resulting in increased blood pressure is known as portal hypertension. Normal range of portal venous pressure is 5 to 8 mmHg, and splenomegaly is a common manifestation of portal hypertension. Consequences of portal hypertension include ascites and varices। तो ये हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया और जॉन्डिस हो गया। लीवर एब्सिक्स पढ़ते हैं अब हम। लीवर एब्सिक्स, pyogenic and amoebic abscesses are the most common type of abscess. Amoebic abscess is caused by ant amoeba histolytica। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब आ जाएगा, ठीक है। एंड द मॉडल ऑफ एंड स्टेज लीवर डिसीज, MELD। अब हम पढ़ेंगे MELD, इसकी फुल फॉर्म है दी मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिसीज स्कोर।
ठीक है। MELD score is a tool used to predict the risk of death in patient with liver disease। ये लीवर डिसीज के पेशेंट में डेथ को प्रिडिक्ट करते हैं, उसके स्कोर को प्रिडिक्ट करते हैं। ये डेवलप किया गया था 2002 में। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर, डॉक्टर रोनाल्ड डब्ल्यू रोनाल्ड डब्ल्यू के नाम से इसको इन्होंने इसे वो किया था, फाइंड आउट किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड ई। अब आप देखो, हेपेटाइटिस पढ़ते हैं हम। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। अब हेपेटाइटिस ए में हम RNA वायरस को देखते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस प्रेजेंट RNA, इसमें DNA, इसमें RNA, RNA, RNA। बस हेपेटाइटिस बी में हमारा DNA है, बाकी सब में RNA है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 45 days। इसमें 28 to 180 days, इसमें 15 to 160 days, इसमें 28 to 280 days, सॉरी 180 days, एंड लास्ट वन इज 14 to 63 days। ओके। फीकल ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा इसमें आता है फीकल ओरल रूट। इसमें पेरिरेक्टल पेरिनेटल सीरम सलाइवा एक्सेट्रा कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें हमारा एंटीजन के थ्रू, एंड इसमें ओरल रूट, फीकल ओरल रूट। ओके। इन्वेस्टिगेशन हेपेटाइटिस ए में एंटीबॉडी IM, हेपेटाइटिस बी में IgM एंड HBsAg, हेपेटाइटिस सी में एंटीबॉडी। अब कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस हमारी एक डिसीज होती है जिसमें हम इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ओके। मोस्ट कॉमन कॉज इज स्टोन इन द biliary ट्रैक्ट। एंड फिर हमारा आता है कोलिलिथियासिस। इसमें क्या होता है, कैल्कुलाई और स्टोन्स आर फाउंड इन द गॉल ब्लैडर, कैल्कुलाई और स्टोन्स फाउंड इन गॉल ब्लैडर। ओके। फिर आता है हमारे पास पैनक्रेटाइटिस। इसमें हमारा होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है।
फिर हमारी आती है पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। PERT is a method of treating exocrine pancreatic deficiency। एंड आपको एक डिसीज़ और पढ़ाता हूँ, विल्सन्स डिसीज़। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। कॉपर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन द लीवर, ब्रेन एंड अदर टिश्यू नोन एज हिपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन। अब इसमें कॉपर का डिपोजिशन कहाँ कहाँ हो जाता है? ब्रेन में, लीवर में एंड अदर टिश्यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव गोल्डन पॉइंट्स, जो कि आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। टारगेट हाई बुक ले लीजिए उससे। और अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो आप कमेंट में अपनी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि मैं एक क्वेश्चन एंड Q&A वीडियो टाइप ऐसा कुछ आपका सोल्यूशन दे सकूँ हर एक क्वेश्चन के जो भी आप पूछेंगे, ठीक है। और ये यहाँ तक क्लास थी। इस क्लास को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आ रही हो तो बाकी एक बार समझ में आ ही जाएगी। ये क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई है, ठीक है। बाकी इस क्लास को बनाने का पॉइंट यही था कि हम सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लीट कर लें, ताकि हम नेक्स्ट फॉरवर्ड हो सके। क्वेश्चन आपको खुद ही लगाने होंगे। क्वेश्चन की सीरीज आएगी, लेकिन वो लेट आएगी, तो आप क्वेश्चन में डिले ना कीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। टारगेट हाई बुक लेकर आप ले भी सकते हैं, बाकी आप ऑनलाइन टारगेट हाई के सीरीज़, किसी भी क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।